है ना, स्लोली, ठीक है, देन स्लो इन होता है। हाँ, एंड स्लो आउट क्या होता है, जब वो फ्रेम वहाँ से जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। सो जब कार रुक रही है तो स्लो इन लगेगा, लेकिन ईज आउट लगेगा। सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पे ईज आउट लगाओगे। दोनों अपोजिट वर्डिंग में, दोनों अपोजिट होते हैं, ये याद रखना। स्लो इन है तो ईज आउट लगेगा, स्लो आउट है तो ईज इन लगेगा। मैंने उस दिन एक एग्जांपल करके भी दिखाया था। एनिमेट भी ऑन कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते रहेंगे तो अच्छे से समझ आता रहेगा। कुछ और स्टूडेंट्स आने हैं, बस वो आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला एनिमेशन कार वाला ही होगा, कार या बाइक स्कूटर कुछ भी एनिमेट कराएंगे तो पहला वही होगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्लास एग्जिट नहीं करेगा जब तक अटेंडेंस नहीं हो जाती, अदरवाइज एब्सेंट लग जाएगी, क्योंकि मुझे पता नहीं रहेगा कौन आया कौन नहीं आया। तो एंड तक रुके रहना, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ तक हो गए थे स्लो इन एंड स्लो आउट तक, आर्क्स, ठीक है, एक अलग प्रिंसिपल, ठीक है। सो आर्क क्या है एक्चुअली, कोई भी जब हम एनिमेशन कराते हैं, नॉर्मल आप ड्राइंग भी करते हो ना, तो उसमें जब पोज बनाते हैं या फिर कोई कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हम आर्क का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ एनिमेशन है। अगर सपोज एक हैंड है, उसकी मूवमेंट करानी है, या देखो पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है, पेंडुलम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक आर्क फॉलो करता है। अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो ये भी एक आर्क फॉलो कर रहा है, राइट, यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहा है तो ये आर्क फॉलो कर रहा है। एंड अगर ये आर्क फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तो सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है, ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे पोजीशन चेंज करी हमने, यहाँ पे ये हाइट फिर ज़्यादा हो जाएगी, ये लाइन, ठीक है, ये चीज़ चेंज होगी। और अगर ये चीज़ कांस्टेंट रखना है, अगर ये चीज़ कांस्टेंट रखना है तो ये आर्क फॉलो करेगा, अदरवाइज़ ये आर्क फॉलो नहीं करेगा और ये एनिमेशन गंदा लगेगा। सेम चीज़ ही किसी, वेट यार सबको आ जाने देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई। सॉरी सर, लेट हो गया उठने में। सबका हो जाता है भाई लेट तो मॉर्निंग में कोई उठता ही नहीं जल्दी। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से सारे आ गए हैं, 2 और रह रहे हैं, 40 होने चाहिए थे, पर ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आर्क फॉलो कर रही है। सेम चीज़ हैंड मूवमेंट के साथ होती है। जो हैंड होता है आपका, वो शोल्डर से ऐसे जॉइंट होता है, और जब आप कोई भी एक्शन कर रहे होते हो तो वो एक आर्क को फॉलो करता है। अब हम इसको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। ये बॉल है, जो बाउंसिंग बॉल है, जब ये हम बाउंस कराते हैं एनिमेशन में, तो ये भी ये आर्क्स फॉलो करती है, ठीक है। सेम हैंड मूवमेंट होता है, आर्क को फॉलो करता है, ठीक है। इवन जैसे ये फिंगर का मूवमेंट दिखा रखा है, आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे नहीं ले जाओगे, एक आर्क की तरह ऐसे फॉलो कराओगे, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। वॉक है, वॉक साइकिल है, इसमें भी जब हैंड है तो ये यहाँ से सीधा लाइन में नहीं आएगा, ये इस तरीके से आर्क को फॉलो करेगा। डांस हो गया, और आपका वॉकिंग वाला हो गया जिसमें आर्क फॉलो होता है। वॉक साइकिल में पैरों का जो पोजीशन है, इसमें आर्क फॉलो हो जाएगा। सेम चीज़, यहाँ से यहाँ हैंड डाउन करना है तो आप सीधा नहीं लाओगे ऐसे, अब एक आर्क को फॉलो कराओगे। देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। तो ये मैनुअली आपको बनाना पड़ेगा हैंड डाउन। यहाँ पे अगर नॉर्मल की लगा करके, ठीक है, देन रोटेट कराओगे तो ऐसा ही दिखेगा। इसमें बीच में मैनुअली फ्रेम्स ऐड हैं। ओके, देन बाउंसिंग बॉल वाला हो गया। इसके यही मेन एग्जांपल रहते हैं वैसे तो।
आर्क, ठीक है। बाकी तो आप इसको जब एनिमेट कराओगे तो यूज़ आएंगे। एंड सेकेंड है इसमें एग्जेगरेशंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें देखो आ गया कोई और, ओके एक और बची है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को किसी भी एक्सप्रेशन को कह सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा दिखाना इज कॉल्ड एक्सेग्रेशन, मेकिंग एक्शन मोर एक्सट्रीम, इंक्रीज एक्साइटमेंट, ठीक है। 40 कोई बंदा अगर डरा हुआ है, ठीक है, तो उसको एक्सट्रीमली डराना, ठीक है। इसमें तो हाँ, जैसे कि ये पास आया, इसने डर गया, जिफ था, ये थोड़ा सा स्लो कर रखा है इन्होंने। अब मान लो कोई बंदा मोटा है, ठीक है, एक्सट्रीम मोटा दिखाना उसको, ठीक है। एंड वो कोई बंदा थका हुआ है तो एक्सट्रीम थका हुआ दिखाना, उस तरीके की चीज़ें कैरेक्टर में लाना, ठीक है। जैसे कई बार होता है, वो चीज़ देखा होगा टॉम एंड जेरी में, जब टॉम जो होता है उस जेरी उसको मारता है तो जब चिल्लाता है तो एक्सट्रीम उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, है ना, आंखें बाहर आ जाना। और या फिर जब उसका हार्ट बीट तेज़ होता है तो दिल निकल के बाहर आ जाना। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे कार्टून्स में देखे होंगे, वो सारे एक्सेग्रेशंस के पार्ट्स हैं। बेस्ट एग्जांपल है आंखें बाहर आ जाना। ये रहा सरप्राइज, एक्स्ट्रा सरप्राइज, ये रहा ऐसा कुछ। ये रहा, इसमें किसी को स्लैप करना है, सपोज यहाँ पे स्लैप नहीं हो रहा है, बट किसी को अगर स्लैप करना है तो जस्ट एक अलग तरीके से स्लैप करके दिखाना। ये रहा, चिल्लाते समय मुंह का ज़्यादा खुल जाना, एक्सेग्रेशन का पार्ट हो गया। ओके, ये वही एग्जांपल था जिसमें सपोज करो यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए शायद, 43। ओके, कोई भी क्लास एग्जिट मत करना, ठीक है, पहले बता दिया, ठीक है। इसमें वही वाला एग्जांपल जिसमें कि टॉम एंड जेरी का रहता है, जेरी जो है हिट करता है एंड टॉम जो है अचानक से उछलता है या फिर सरप्राइज होता है, ठीक है। तो ये सेम एग्जांपल ऐसा कुछ है। एंड बाकी आप देखना, इसमें सर्च करना। सेकेंडरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, आप कोई एक्शन कर रहे होते हो लेकिन आपका सपोज करो दूसरा हाथ जो है वो खाली रहता है, अब वो क्या मूवमेंट करेगा, ठीक है, वो इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। उसमें इस तरीके से सेकेंडरी एक्शन, जैसे कि ये है, ये बंदा है, ये डोर को हिट कर रहा है, ठीक है, डोर बेल कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब जो इसका सेकेंड हैंड है ये क्या करेगा इससे, ठीक है, ये नॉर्मल पॉकेट में रहेगा या बेसिकली कह सकते हो ये पीछे होके गुस्से में जो भी करेगा, मतलब दूसरा हाथ क्या एक्शन कर रहा होगा, इस कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बनाता है। अब यहाँ पे जैसे है इस वाले एग्जांपल में ये था, जहाँ तक मुझे याद है, इसमें इसको ये रॉड उठाना होता है, ठीक है, लेकिन रॉड उठाने से पहले ये सिंपली भी रॉड उठा सकता है, जस्ट बैंड होगा रॉड उठाएगा, लेकिन क्या करेगा, इसमें रॉड उठाने से पहले ये अपने बाजू को ऊपर करता है समथिंग कुछ एंड देन रॉड उठाता है, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट ऐड किया, पहले बाजू को ऊपर किया, ठीक है, एंड देन रॉड उठाया, तो वो सेकेंडरी एक्शन हो गया। उसके बाद आपका और जैसे ये है, ये जिफ है शायद, इसके अंदर क्या होता है, ये अभी ये बैठा है सोच रहा है, ठीक है, बट सोचते सोचते क्या किया, कभी इसने पैरों को ऐसे मूव किया, देन हाथों को ऐसे मूव किया। तो ये जो दोनों मूवमेंट्स हैं ये सेकेंडरी एक्शन है। प्राइमरी एक्शन है कि ये सोच रहा है, सेकेंडरी एक्शन है कि इसके हाथ और पैरों की मूवमेंट।
इसमें तो शायद वीडियो है कोई। ओके, एक ये है, इसमें क्या है, ये आइंस्टाइन है और ये यहाँ पे अभी वॉक कर रहा है, ठीक है। वॉक करते करते इसको सिंपली वॉक करते हुए दिखाया जा सकता है। बट अभी क्या है, अगर ये आइंस्टाइन सिर्फ ऐसे ही वॉक कर रहा होगा, इसी पोज में सिर्फ वॉक कर रहा होगा, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कह रहा है, बस हमें लग रहा है कि वॉक कर रहा है कोई कैरेक्टर। लेकिन अगर उसमें हम इस हैंड को 2 मिनट यहाँ पे उठा के इस तरीके से कुछ दिखा दें, ठीक है, तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ ये कुछ सोच रहा है। तो ये सेकेंड रिएक्शन हो गया आपका। क्लियर है और एग्जांपल्स देने हैं? सर क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है। सॉलिड ड्राइंग्स, सॉलिड ड्राइंग्स क्या होती हैं? देखो, आप जब कोई कैरेक्टर बनाते हो, ठीक है, तो हो सकता है उस कैरेक्टर को फ्लैट बनाया जा सकता था, और फ्लैट ही बनाया जाता है क्योंकि हम 2D एनिमेशन करने जा रहे हैं। लेकिन उस फ्लैट कैरेक्टर में भी आप कुछ पर्सपेक्टिव और कुछ लाइंस ऐड करके उसको 3D वाला लुक एंड फील दे सकते हो। इसको हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से, हालांकि क्या है, ये भी एक 2D कैरेक्टर ही है, ठीक है, 2D फ्लैट पेपर पे बना हुआ है, लेकिन इसमें लुक एंड फील जो दिया गया है, क्योंकि फ्रंट पोज है एंड साइड पोज है, तो हमें देखने में फील होता है कि हाँ ये टाइप ऑफ 3D है, इस तरीके से। तो ये जो लुक एंड फील देना है इस कॉल्ड सॉलिड ड्राइंग्स एंड एनिमेशन, यही एक प्रिंसिपल है कि उसमें हम किस तरीके से उसको 3D जैसा लुक दे सकते हैं हल्का सा, और बहुत ही कम लाइंस के साथ। ये नहीं कि आप डिटेलिंग भर दो, डिटेलिंग कम रखनी है हमें। इस एग्जांपल में दिया होगा, ये देख लेना एक बार। जैसे ये है, एक ये इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, कैरेक्टर फ्लैट कुछ भी नहीं है, बट इसी को अगर आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सॉलिड फील देगा आपको। एक वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास, इसमें वॉल्यूम नहीं है एक्चुअल में, हाँ दोनों चीज़ें कह सकते हो। सेम स्पॉन्ज बॉब वाला है, इसके अंदर भी सॉलिड दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट की गई है, डेप्थ क्रिएट की गई है। सर सिर्फ कैरेक्टर को ही फ्लैट रखना पड़ता है या फिर बैकग्राउंड को भी रखना पड़ेगा? फ्लैट नहीं, हम यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब आप कह रहे थे ना डिटेलिंग में। हाँ, डिटेलिंग देखो, नहीं, दोनों को लगभग सेम रखो। अगर कम डिटेलिंग कैरेक्टर में है तो ज़्यादा डिटेलिंग बैकग्राउंड में भी मत दो, तो सिंपल मतलब मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, अलग ही लगेगा, ऐसा लगेगा नकली नकली सा। लेकिन हाँ, उसमें भी डिटेलिंग कम है, कैरेक्टर में भी डिटेलिंग कम है, तो ज़्यादा अच्छा है। पर कैरेक्टर में इसलिए बात की जा रही है कम डिटेलिंग के लिए ना, क्योंकि उसको आपको बार बार ड्रॉ करना है। हालांकि बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा, बैकग्राउंड में ऐसा कुछ रहेगा नहीं, तो आप डिटेलिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, और रहती भी है अक्सर। ठीक है, ओके। उसके बाद एक लास्ट बचा है हमारे पास, अपील, ठीक है। गिविंग अ कैरेक्टर पर्सनैलिटी टू मेक देम फील रियल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को, और देखो ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है आपका मिकी माउस, ठीक है। मिकी माउस क्या है, एक माउस है, ठीक है, लेकिन उसमें उसको इस तरीके से बना रखा है कि वो माउस होते हुए भी माउस नहीं लगता, ठीक है। अपील एनिमेशन एग्जांपल शायद यहाँ पे दिया भी हो कहीं, जैसे ये डॉग है, ठीक है, इसका भी कुछ इस तरीके से कैरेक्टर, जैसे करे तो कावड़ी डॉग का था बेस्ट एग्जांपल। ये मिकी माउस वाला हो गया। अपने कैरेक्टर्स को इस तरीके से डिज़ाइन करने कि वो बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक, बिल्कुल ही एक रियल माउस ला के रख दोगे मिकी माउस की जगह, ऑब्वियसली वो अजीब लगेगा, है ना। और गैन कॉकरोच में एक रियल कॉकरोच ला के रख दोगे, कितना गंदा लगेगा। बेशक आप उस कॉकरोच को ट्रेस करके एक वेक्टर बना के लाओ, बट वो बहुत गंदा लगेगा। लेकिन उसको कैरेक्टर का रूप देना, ठीक है, वो अपील आपका जो प्रिंसिपल है वो डिफाइन करता है। इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, आपको सर्च करना, और बहुत सारे एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स आपके सामने जो चल रहे हैं इस समय। सोचो जहर ही ऐसा होता,
बहुत अजीब लगता है। तो ये आपके 12 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। 12 प्रिंसिपल्स में भी क्लियर होंगे ये सारे, ठीक है। और इन्हें याद रखना क्योंकि ये एनिमेशंस में बीच बीच में यूज़ होते रहेंगे। एंड स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है और स्टोरी बोर्डिंग क्यों करना चाहिए। बट हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअल में स्टोरी बोर्डिंग है क्या और इम्पॉर्टेंट क्यों है स्टोरी बोर्डिंग। सो पहले तो स्टोरी बोर्ड है क्या, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो किसी भी एनिमेशन को पहले से विजुअलाइज़ कर लेना, ठीक है। किसी भी स्टोरी को या किसी भी चीज़ को प्री विजुअलाइज़ कर लेना कि अच्छा ये पहले ऐसा सीन दिखेगा, फिर सेकंड शॉट ऐसा आएगा, थर्ड ऐसा आएगा, कैमरा वहाँ पे जूम होगा, कैमरा वहाँ पे जूम आउट होगा, ठीक है। एंड वहाँ पे पर्सपेक्टिव में दिखेगा, वहाँ पे टॉप शॉट दिखेगा, लॉन्ग शॉट दिखेगा, फुल शॉट दिखेगा, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट दिखेगा, कैरेक्टर क्या कर रहा होगा, कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आप इमेजेस में ड्रॉ करके दिखाओगे सीक्वेंस में, इमेज के सीक्वेंस में। जैसे कि एक कॉमिक बुक होती है, हाँ यहाँ पे दिया भी, एक कॉमिक बुक होती है, सेम एक कॉमिक बुक की तरह पहले आप ड्रॉ करोगे। वो आपका स्टोरी बोर्ड कहलाता है कि किसी भी एनिमेशन की स्टोरी को प्री विजुअलाइज करना इज कॉल्ड स्टोरी बोर्डिंग। जो कॉमिक ड्रॉ करते हैं वो अच्छे से जानते होंगे, वो ईजिली थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। पर स्टोरी बोर्डिंग ज़रूरी है, क्यों, ठीक है, अभी देखते हैं। पहले तो व्हाट इज स्टोरी बोर्ड, द टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इन द फ्रेम एंड देयर मूवमेंट, क्या क्या हम इससे जानने को मिलता है इससे, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, कैसे बैठे, क्या हो रहा है। जैसे कि एक कॉमिक का एग्जांपल होगा मेरे पास, देखते हैं। ओके, ये रहा, ये मेरे को भेजा था अदिति ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमिक डिज़ाइन किया, ये खुद से डिज़ाइन की थी ना पूरी। यस सर। हाँ, सो एक एग्जांपल था, इसमें पूरी इस तरीके से स्टोरी दिखाई गई है, ठीक है। और ये काफ़ी सही कॉन्सेप्ट था। तो सेम चीज़ स्टोरी बोर्डिंग में करनी है आपने। एनिमेशन से पहले एक कॉमिक बुक की तरह ही स्टोरी बोर्ड रेडी करना है। और ये तो कॉमिक में तो फिर भी कम होते हैं, कुछ ही सीन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बातचीत चल के ख़त्म हो जाती है। पर जब स्टोरी बोर्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं ऐसे, क्योंकि हर फ्रेम पे कहाँ पे जूम इन होगा, जूम आउट होगा, कैसा एक्सप्रेशन आएगा, वो सारे भी हमें दिखाने पड़ते हैं स्टोरी बोर्ड के अंदर। तो ये स्टोरी बोर्ड डिज़ाइन है पूरा, कॉमिक है बट हम स्टोरी बोर्ड लेके चल रहे हैं इसे। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, कैसे यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर रहेगा, फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा, ये सब चीज़ें हम अज्यूम करते हैं स्टोरी बोर्ड के लिए। अब इसी को बाद में आप एनिमेशन में ला सकते हो। सर हाँ, बेसिकली स्टोरी बोर्ड यही हुआ ना कि जो भी स्क्रिप्ट है उसकी पहले से एक ड्राइंग बना लेना पूरी फॉर्म हाँ में। बेसिकली, हाँ पहले से ही अपना विजुअलाइज कर लेना कि स्टोरी दिखेगी कैसे, उस स्टोरी को ही दिखा देना बस। हाँ क्या है, वहाँ पे एनिमेशन अभी में सर दिख अभी वो रहा आई है। थी, कौन सी आवाज़ कट रही है आपकी? अभी सर मूवी आई थी आर्मी ऑफ द डेड, तो जैक स्नाइडर अभी एक मूवी आई थी तो द आर्मी ऑफ द डेड ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। अच्छा अच्छा, तो वो किसी कॉमिक से ली गई है? डायरेक्टर ना पहले ऐसे ही स्टोरी बोर्ड दिखा देता अपना। अच्छा। बिहाइंड द सीन देखा था मैंने तो सर वो वीएफएक्स जब ब्रेकडाउन चल रहा था तो उन्होंने स्टोरी बोर्डिंग दिखाया था कि कैसे कोई स्टोरी बनती है, उन्होंने पूरा वो ब्रेकडाउन किया था वीएफएक्स हाँ। प्लस एनिमेशन का। हाँ वो भी एक, आप ब्रेकडाउन्स भी देख सकते हो, पर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। वैसे देखो स्टोरी बोर्डिंग सेम चीज़ होती है, बट 2D और 3D के लिए थोड़ा सा स्टोरी बोर्ड चेंज होता है, थोड़ा सा। मैं बताऊँगा कैसे। अभी हम 2D की बात कर रहे हैं क्योंकि 3D के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। और स्टोरी बोर्डिंग भी कई टाइप का होता है,
शायद आपने पता नहीं कौन सा देखा हो, हम तो अभी कॉमिक वाले की बात कर रहे हैं, अभी टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड दिखाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, उसमें यहाँ सर पे लाइंस ड्राइंग भी, लाइंस ड्राइंग। हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ कि बहुत तरीके का स्टोरी बोर्डिंग होता है, क्रिएटिंग अ स्टोरी बोर्ड। चलो मैं पहले वही दिखा देता हूँ। पहले यहाँ देखते हैं हाउ टू मेक अ स्टोरी बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें दिए हैं, पॉइंट सिंपल भाषा में समझाते हैं कि यहाँ पे दिया है क्रिएटेड यूजिंग पेन एंड पेंसिल, कुछ नहीं, सिंपल वही आप ड्रॉ करते हो। अब देखो 3-4 तरीके का होता है। पहला होता है आपका लाइन आर्ट। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, गेस्चर ड्राइंग्स कर दी या फिर लाइंस बना दी बस, कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे 3 कैरेक्टर दिखेंगे, ये मेन कैरेक्टर होगा, पीछे ऐसे बैकग्राउंड होगा, बस एक रफ टाइप बना दिया। ठीक है, सेकेंड होता है, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं पॉइंट्स कुछ। ये फ़ोटोज़ किस किस चीज़ से बना सकते हो स्टोरी बोर्ड आप, फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हो, कटआउट पिक्चर्स मैगजीन से निकाल के, या फिर कंप्यूटर में बना सकते हो डायरेक्टली, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। स्टोरी बोर्ड मस्ट इंक्लूड बेसिक शेप, स्टिक फिगर्स, सिंपल बैकग्राउंड एंड मेक इट इफेक्टिव, जो यहाँ पे दिया है। लेकिन होता क्या है, ये रहे। ठीक है, रफ जॉटेड, यहाँ पे डॉटेड होना चाहिए था, जॉटेड है शायद, हाँ ठीक है, डाउन स्टोरी बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पहला ये समझ के चलो कि पहला हो गया हमने लाइन से सिर्फ इस तरीके का स्टोरी बोर्ड बनाया। इसमें लाइन आर्ट है सिंपल, कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है, शेडिंग हाईलाइट्स कुछ नहीं है। सेकंड होता है जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल ऐड होता है, शेडो हाईलाइट, कैरेक्टर का फेस अच्छे से दिखाया होता है, एक्सप्रेशंस अच्छे से दिखाया होता है। एक स्टोरी बोर्ड इस टाइप का भी होता है। थर्ड होता है जिसके अंदर हम प्रॉपर कलरिंग भी भर के दिखाते हैं, कि जब फाइनल बनने के लिए जाएगा एनिमेशन तो वहाँ पे ये कलर यहाँ यूज़ होंगे, एक इस तरीके का प्रॉपर एक कॉमिक की तरह ड्रॉ हो जाता है। फोर्थ होता है वो पूरा एनिमेशन भी करके दिखा देते हैं, एनिमेशन स्टोरी बोर्ड इज़ वेरी डिटेल्ड। एनिमेशन स्टोरी बोर्ड आपको टोन बूम सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आप क्या होता है, आप डायरेक्टली स्टोरी बोर्ड करते रहते हो। ठीक है, और आपको पहले से एक इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मेरे पास पूरी पाइपलाइन पड़ी है। वेट, इसका फोल्डर आई डोंट नो कहाँ गया। एक्सट्रैक्ट किया था, अच्छा नहीं किया था क्या? ओके ओके ओके, इसमें पूरा 2D एनिमेशन का फाइल्स कॉन्सेप्ट सब कुछ है, बट मैं ये शेयर नहीं कर सकता क्योंकि किसी का प्राइवेट है, बट आप देख सकते हो उसे। एनिमेशन रेफरेंस, कैरेक्टर लोकेशन, प्रॉप्स, एनिमेशन, सीसी कट्स, एनिमेटिक्स। ओके, इसके लिए पहला इस तरीके से एक एनिमेटिक्स रेडी है, इसको मैं अगर प्ले करके दिखाऊँ। ठीक है, डेंजर डायनासोर करके एक ये रेडी किया इन्होंने। स्टार्टिंग में ऐसे रेडी होता है, एक रफ कह सकते हो, एक रफ एनिमेशन टाइप की, कैसा दिखेगा इनका एनिमेशन। तो ऐसा इन्होंने एक बैकग्राउंड का रेफरेंस लिया कि ये बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आएगा, जूम इन होगा। ठीक है, और यहाँ फ्रेम नंबर चल रहा है कि कितने फ्रेम पे कैसा दिखेगा, +6 फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर्स है इस तरीके से बैठे हुए हैं, पीछे बैकग्राउंड ऐसा पूरा डिज़ाइन होगा। ठीक है, ये सारा ऐसे रफ स्केच है। ओके, प्ले किया। वेट, एक कॉल आ रहा है।
ओके ठीक है, यहाँ पे हम प्ले करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर चेंज हो गया +10 फ्रेम पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एपिसोड 031A शॉट 03, ठीक है, प्ले किया। अब यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एनिमेशन चल रहा है बाकायदा। हालांकि ये स्टोरी बोर्डिंग का ही पार्ट है, ठीक है, एक रफ पार्ट है, एनिमेटिक्स डिज़ाइन किया हुआ है, बट यहाँ अभी भी एनिमेशन चलते हुए दिखा रखा है, एक रफ स्टोरी बोर्ड कह सकते हो, रफ एनिमेशन कह सकते हो। प्ले किया, ठीक है, अभी ये सब रफ चल रहा है, इसको रियल में बनाना है। ये सब हम स्टोरी बोर्डिंग में करते हैं, पहला फ्रेम, सेकंड फ्रेम, कैसा कैसा दिखेगा, क्या एक्सप्रेशन हो रहे हैं, इवन रफ एक्सप्रेशन है सारे। शॉट 14 आ गया, 15 शॉट, शॉट 16 क्योंकि कैमरा चेंज हुआ, शॉट 17 फिर से कैमरा चेंज हुआ, शॉट 18 फिर से कैमरा चेंज हुआ, शॉट 19 आ गया, कैमरा चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हर शॉट चेंज होगा, जैसे ही कैमरा चेंज होगा शॉट चेंज हो गया। देख सकते हो यहाँ पे ये सब कुछ डिटेल्स दे रखी हैं एंड किस तरीके से पूरा एनिमेटिक्स चल रहा है। तो ये 10 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 11 मिनट की कह सकते हो, ठीक है, नहीं है 10:45, हाँ 10-11 मिनट की वीडियो है। आपको इसी तरीके का फाइनल एनिमेशन बना के देना है 10 मिनट का प्रोजेक्ट के लिए। जब आप बनाओगे, जब सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा, तो पहले तो इस तरीके से रफ आपने चीज़ें ड्रॉ कर ली, सारा एनिमेटिक्स रेडी कर लिया, फिर ये जूम आउट होगा कैमरा और सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी। अब शॉट 19 में है ये, शॉट 20 आ गया। अब इसमें देखो ये कैरेक्टर डिज़ाइंस हैं, पीछे बैकग्राउंड डिज़ाइन कर रखा है पर्सपेक्टिव में। बैकग्राउंड इतना हाई डिटेल नहीं है, बट इसका जब फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा मैं तो आप देखना। ठीक है, ये समझ गए होगे, आप देखते जाना। बाकी ये बहुत बड़ी स्टोरी है, इस तरीके से 10 मिनट की, आपको भी 10 मिनट की एक स्टोरी रेडी करनी है। इसमें पहले एनिमेटिक्स से लेकर के फिर आप फाइनल, और इसका फाइनल आउटपुट जो चाहिए था, ऑडियो वीडियो, ये तो वीडियो सोर्स है, एनिमेशन रेफरेंस ये है, एपिसोड 1 है ये जो डिज़ाइन हुआ था। फाइनल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर्स किस तरीके से हैं। अब ज़्यादा कैरेक्टर्स मत ऐड करना क्योंकि ये तो टीम वर्क होता है, ठीक है, इसलिए इतना अच्छा दिखता है और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। देख सकते हो कैरेक्टर, बैकग्राउंड्स और इस तरीके से पूरा एनिमेशन चल रहा है। फाइनल आउटपुट क्या है, तो स्टोरी बोर्डिंग काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया, उसका डायरेक्ट एनिमेशन में चला गया स्टोरी बोर्ड। फिर आप कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हो, सारे कैरेक्टर जितने भी उस एनिमेशन में यूज़ होंगे, लंबू कैरेक्टर हो गया, जो भी है, जाती, गोपी, डायनासोर, आलिया एंड वटेवर, क्राउड, जो भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स डिज़ाइन है। लोकेशन, बैकग्राउंड डिज़ाइन है एपिसोड के लिए, शॉट के लिए, हर शॉट के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए था उसके बैकग्राउंड के रेफरेंसेस हैं। प्रॉप्स डिज़ाइन हो गए, स्कूटर है, कार है, बस है, मेडिसिन, मटेरियल्स, ये सब मैं बाद में दिखाऊंगा जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, बहुत मेहनत लगती है। स्टोरी बोर्डिंग क्लियर हुआ थोड़ा सा? वो एनिमेटिक्स में दिखाया था मैंने किस तरीके से। ओके, दैन यहाँ पे ये सब चीज़ें वही है, सेम। क्रिएटिंग अ स्टोरी बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो दे रखा है। क्लियर पिक्चर ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क एंड सॉरी क्या है, एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका एक पॉइंट देखते हैं, ये बेस्ट रहता है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। लाइक आपने एक स्टोरी बोर्ड बनाया और आपको ना आपने 2-3 लोगों को दिखाया, उसमें ना सही नहीं लग रहा, ठीक है, आपकी टीम ने कहा कि नहीं यार यहाँ पे ये वाला शॉट अच्छा नहीं लग रहा,
अगर आप वो शॉर्ट मेहनत करते डायरेक्ट एनिमेशन में बनाने में और फिर वो लोगों को पसंद नहीं आता तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आपने पहले ही क्या किया, प्री विजुअलाइज करके दिखा दिया कि ऐसा दिखेगा, लेकिन अगले बंदे को पसंद नहीं आया तो आपने चेंजेस भी इजीली कर दिया, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी तो आपने सिर्फ लाइन आर्ट मिटाया, तो फाइनल में आप पूरा का पूरा सीन डिलीट करते कितना अजीब लगता है, टाइम भी जाता है। इसीलिए स्टोरी बोर्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे एनिमेटिक्स था, सेम चीज़ जब हम 3D एनिमेशन करते हैं तो वहाँ पे प्री विजुअलाइजेशन करके ऐसे बोलते हैं, वो भी करते हैं। उसमें पहले से ही नॉर्मल एनिमेशन किया जाता है, बाद में उस पर टेक्सचर एंड ऑल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये सारा समरी था। उसके बाद एक और होगा शायद PDF। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने पहली क्लास से ही बोलना शुरू कर दिया था कि एक मॉडल शीट रेडी करो अपने कैरेक्टर की, फ्रंट पोज, राइट साइड पोज, लेफ्ट साइड पोज और बैक पोज सब रेडी करो। ये वही चीज़ है, कैरेक्टर डेवलपमेंट मॉडल शीट। शायद बनाया भी होगा, कुछ ने तो भेजा भी था मुझे। ठीक है, अपनी मॉडल शीट रेडी करो। इसमें मैं ज़्यादा इतना डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, डेफिनेशंस वगैरह इनको याद नहीं करना, बट ठीक है। फ्रंट पोज, साइड पोज, बैक पोज, 3/4 पोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें रेडी करो। एंड इनके एक्सप्रेशंस रेडी करो, पूरी मॉडल शीट रेडी कर लो। सारे पोज, एक्शन पोज हो गए, सेटिंग पोज हो गया, फाइट कर रहा है, बैठा है, रेस्ट कर रहा है, सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, वो सारे एक्सप्रेशंस रेडी करो। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं, वही सब बस डेफिनेशंस में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ 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 मतलब आप क्या कह रहे हो, एनिमेट पे वेक्टर होता है और आपको हैंड ड्रॉन चाहिए, तो वो तो वहाँ पे बन जाएंगे एनिमेट में भी। हाँ, वो दिक्कत करता है, तो उसके लिए क्या करो ना, फ़ोटोशॉप में बना तो लोगे, फ़ोटोशॉप में आता है एक्चुअली रास्टर। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, फिर कंपोजिटिंग करोगे फिर फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, वो तो रास्टर हो जाएगा ना। इलस्ट्रेटर ठीक है, इलस्ट्रेटर में तो कर आप सकते हैं। फोटोशॉप में ड्रॉ कर, इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, फिर इलस्ट्रेटर भी तो वेक्टर ही है। जब इलस्ट्रेटर में कर सकते हो तो सेम चीज़ आप एनिमेट में कर सकते हो क्योंकि दोनों ही वेक्टर है। हाँ, इलस्ट्रेटर में कुछ ब्रश ऑप्शंस वगैरह और मिल जाते हैं आपके पास, हाँ हाँ, जो कि एनिमेट में नहीं मिलते। एनिमेट तो वैसे भी बहुत कम ऑप्शन है, इतनी सारी चीज़ें इसमें नहीं है ना एनिमेट में, मतलब सीरियसली नहीं है। कई बार हम बोलते हैं कि यार ये तो इलस्ट्रेटर में था। इलस्ट्रेटर से बना सकते हैं। तो लाइटिंग एंड शैडो का कैसे लाइटिंग एंड शेडो का आप इलस्ट्रेटर में बना के लाओ, आप इलस्ट्रेटर फाइल्स को ला सकते हो एनिमेट में। हाँ, मैं एक बार देखता हूँ। एक चीज़ है कि जो एनिमेट सॉफ्टवेयर है, पहले ही बता देना चाहता हूँ, एनिमेट जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका, एक मिनट पहले देख लेता हूँ मैं एनिमेशन। ओके, कितने हाँ, कितने FPS पे है? अच्छा लग रहा है, नाइस। देखो, एनिमेट में ले जाओगे अगर आपने उस रेजोल्यूशन में रखा होगा, लाइक आपने जब ये ड्रॉ कर रहे हो तो आपने ड्रॉ किया है 1920 1080 पिक्सल्स पे, ठीक है, 1920 1080 पिक्सल्स पे ड्रॉ किया है। और आप जब एनिमेट में जा रहे हो तो वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट बनाया 1920 1080, तब तो वर्क करेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेजोल्यूशन मैच कर रहा है। लेकिन हाँ, अब एनिमेट पे आप जा रहे हो कि 1920 1080 वो भी एक रास्टर वर्क को लेकर के आप 4K में जा रहे हो एनिमेट में, तो नहीं होगा, वो तो गड़बड़ कर जाएगा। 4K क्या, इवन उससे एक वैल्यू 2K बढ़ाओगे तब भी वो गड़बड़ कर जाएगा क्योंकि वो वेक्टर, हाँ, सेम रेजोल्यूशन पे फिर लेके जाओ, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर इतना, मतलब सच बता रहा हूँ, ये वैसे कोर्स से बाहर का है, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट्राइज जो आपको ड्राइंग करनी है, रेस्ट्राइज एनिमेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग, शेडो, इस टाइप के एनिमेशंस बनाने हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर है टूम्बो।
क्योंकि वहाँ पे रास्टर वेक्टर दोनों बनता है। हाँ हाँ, क्योंकि डिजिटल पेंटिंग और इस टाइप के जो इफ़ेक्ट्स वाले जो एनिमेशंस मेन जो हम देखने को मिलते हैं वो सारे आपको मिलते हैं टून बूम में। वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स, वहाँ तो फीचर्स ही फीचर है, वो तो इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर ही है, ये भी है, बट ये वेक्टर एनिमेशन लाइक बिल्कुल फ्लैट एनिमेशन टाइप्स होते हैं ना ज़्यादा, उस टाइप के बनाने के लिए ज़्यादा है ये। दोनों में यही डिफरेंस, एंड ये थोड़ा सा लिमिटेड है, एनिमेट बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ऐसा लगेगा कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलेगा, बस समझने की देर होती है। ये सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाँ भी कराओगे? नहीं, टून बूम हमारे कोर्स में नहीं होता, लेकिन सर वो कोर्स में नहीं आता, पर आप कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर? कर लो, अपनी मर्जी से कर लो। सेम चीजें आती हैं उसके अंदर या कुछ उसके डिफरेंट अंदर आती देखो, यहाँ सीख गए एक सॉफ्टवेयर सीख गए तो लगभग आधा सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही सीख गए। जब फोटोशॉप सीख गए थे तो इलस्ट्रेटर की कुछ चीज़ें तो पता चली गई थी ना, पेन टूल कैसे यूज़ होता था, तो चलेगी थी इलस्ट्रेटर सीख के भी फोटोशॉप, कलर कैसे होता है, क्या क्या होता है चीज़ें, लेयर क्या होती हैं, तो आधी चीज़ें तो हमें ऐसे ही पता चल जाती है। सेम चीज़ यहाँ है, एनिमेट में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, की फ्रेम्स क्लियर हैं, ट्विन्स क्लियर हैं, कलर्स कैसे होते हैं, आपको रेस्टर वेक्टर पता है, सब कुछ तो पता है आपको, बस सॉफ्टवेयर ही तो अलग है। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखे हैं, वो आप यूज़ करो। बाकी सर उसके ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे अपने को यूट्यूब पे, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? लेकिन अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने एक बार ही सोचा था किसी को भेजूँ, बट मेरे को खुद सर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स नहीं है उसके, मैंने देखा था। हाँ वही, उसमें बहुत है भी तो बहुत कम लिमिटेड है, वरना अच्छे ट्यूटोरियल्स नहीं। 2-3 ट्यूटोरियल में निपटा रखा है बंदों ने ना, कि हाँ 3 तो ट्यूटोरियल। सर इसके भी नहीं है, एनिमेट के भी नहीं ऐड हो गए यूट्यूब पे। सही है। मेरे पास अगर होंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, देखते हैं। बट वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है सच में। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, रुको, न्यू फाइल से पहले हम थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। आज एनिमेट सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन 3 दिन बाद। ओके, तो एनिमेट आपका एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से आपका इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर था, राइट। इलस्ट्रेटर, एनिमेट, आप इलस्ट्रेटर की फाइल्स को एनिमेट में ला सकते हो, हालांकि लाने को फोटोशॉप की जो जेपीजी या पीएनजी है वो भी ला सकते हो, पर इलस्ट्रेटर फाइल्स को डायरेक्ट आप ला सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिंक करा सकते हो उन फाइल्स को, या फिर डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, बताऊँगा कैसे। एंड सेकेंड, वो दोनों ही वेक्टर फाइल्स रहेंगी, तो क्या होगा अगर आप मान लो एक स्टेज बना रहे हो HD रेजोल्यूशन का, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हो कि बाद में उसको फुल HD करना, आप कर सकते हो, ठीक है। वो क्वालिटी ख़राब नहीं होगी तब तक जब तक आपने उसको PNG या JPG इमेज यूज़ नहीं करी होगी एनिमेशन में। अगर आप सारी इमेजेस वेक्टर यानी कि इलस्ट्रेटर से लाके बना रहे हो तब, अगर आपने JPG PNG यूज़ की है तो वो पिक्सलेट होगी, ख़राब हो जाएगी फाइनल एनिमेशन में। और बेस्ट है कि आप पहले से रेजोल्यूशन डिसाइड करके चलो कि आपको फुल HD बनाना है, HD बनाना है, 4K बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करके पहले से चलनी है। यहाँ तक कि FPS, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि टाइम, ये सब डिसाइड करके चलना होगा। सेकेंड चीज़, इस सॉफ्टवेयर में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर ये क्यों नहीं बताया, रीज़न बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट के लिए भी है, ठीक है। इसमें डीबग्स, कंट्रोल्स तो चलो हम यूज़ करेंगे, कमांड्स हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये डीबग पैनल और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आती एनिमेशन में, वो चीज़ आती है कोडिंग वाली चीज़ में। क्योंकि पहले क्या होता था, इसी सेम फ्लैश या एनिमेट में HTML पेजेस के एनिमेशन डिज़ाइन होते थे, ठीक है। आजकल तो CSS यूज़ हो रहा है, पहले फ्लैश एनिमेशन लगते थे वहाँ पे, तो वो चीज़ें भी इसमें डिज़ाइन होती थी। यहाँ तक कि गेम डेवलपमेंट भी होता है इसमें, ठीक है। छोटे छोटे गेम्स होते थे, वो जैसे मनी क्लिप वाले गेम होते हैं ना, वो फ्लैश वाले गेम्स, हाँ, उस टाइप के गेम भी इसमें डिज़ाइन प्लस डेवलप भी होते हैं, कोडिंग भी की जाती है। बट वो हमारा पार्ट नहीं है ना, डिज़ाइनिंग का हमारा पार्ट है, डिज़ाइनिंग का पार्ट है हमारा, बट कोडिंग का पार्ट नहीं है हमारा। तो हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं यूज़ करेंगे पहले ही। ओके, आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, शायद आपके में ये बैनर नहीं आएगा क्योंकि आपने क्रैक कर रखा होगा, ठीक है। कुछ हेल्प वगैरह जैसे यहाँ पे वॉच वीडियो वगैरह ऑप्शन है, आपके में शायद नहीं आएंगे, हालांकि ये भी क्रैक है, पर नहीं आते हैं, ठीक है। सेकेंड, होम पे ही आपके पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, या फिर फाइल पे जाके आप न्यू बना सकते हो, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स दे रखे हैं,
या प्रीसेट्स दे सकते कह सकते हो, फुल एच डी, एंड्रॉयड बैनर एंड सो ऑन। फाइल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं। पहला कैरेक्टर एनिमेशन, ये सिर्फ एक कह सकते हो फोल्डर बना रखा है कैरेक्टर एनिमेशन, ऐसे हालांकि है नहीं कि सिर्फ इसमें हम कैरेक्टर एनिमेशन ही कराएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, बट फिलहाल कैरेक्टर एनिमेशन के पैनल में गए हम। कुछ 4 प्रीसेट बने हुए हैं, HD, फुल HD, 4K, स्टैंडर्ड, इस तरीके से 4 प्रीसेट्स हैं। मैंने HD सिलेक्ट किया तो मेरा रेजोल्यूशन मिल गया 1280 720 24 फ्रेम पर सेकेंड पे। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म टाइप है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 एंड HTML5 कैनवस। अभी जब तक एनिमेशन कर रहे हैं, HTML5 के बारे में बाद में कहूँगा, अभी जब तक हम एनिमेशंस करेंगे, जितने भी एनिमेशंस करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म टाइप में एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 ही सिलेक्ट रखना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा। आप फुल HD सिलेक्ट करोगे, देखो HD सिलेक्ट किया तो आपको 24 FPS देखने को मिल रहा है, हालांकि जब फुल HD सिलेक्ट किया तो आपको 30 FPS देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 30, आप इसको 24 वैल्यू पुट करके भी डाल सकते हो। आपको क्वालिटी फुल HD ही रहेगी, बस फ्रेम रेट कम हो गए, और ये भी इनफ है। और आप यहाँ पे बाद में 12 भी कर सकते हो, क्योंकि इतने फ्रेम्स कौन बनाएगा, 24 फ्रेम्स, हाँ 12 फ्रेम पर सेकेंड। पर ठीक है, आप इसको 24 लेके चलो। 4K अभी भी 30 FPS है, क्वालिटी बढ़ गई एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी है एक। बाकी अगर हाँ हाँ देखो 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। पहला, आप 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लो, ऐसे फाइल्स बना लो, एक ही प्रोजेक्ट में 2-3 फाइल्स बन जाती हैं। आप या तो वो बना लो सीन्स, ठीक है, अलग अलग सीन कह सकते हो उन्हें, सीन्स क्रिएट कर लो। या फिर सेकंड चीज़ आप ना, मैं बताता हूँ कैसे। सेकंड आपका हो गया, अगर स्मूथ दिखाना है उसको, तो एक ऐसे प्रोजेक्ट अलग बना के रखो जिसमें 12 FPS चल रहा है। जैसे ही शॉट चेंज हुआ वहाँ पे एक अलग आपको चाह रहे। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ है कि जब आप कंपोजिटिंग करने जाओगे, कॉम्पिंग करने जाओगे, कॉम्पिंग में तो सिंगल FPS ही चलेगा, या तो 12 या 24 या जो भी चलेगा वो FPS ही चलेगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लो 12 FPS चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने लिया है 24 फ्रेम पर सेकेंड वाला, तो आपका वो टाइम बढ़ा देगा, 12-12-24 हो जाएगा ना वो, तो वो आपका टाइम बढ़ा देगा। वो आफ्टर इफेक्ट में शायद मैं समझा सकूँगा बाद में, वो चीज़ बाद में क्लियर कर लूँगा क्योंकि अभी आफ्टर इफेक्ट। हाँ ओके, देन यहाँ पे आपने खुद से एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, कोई भी रेजोल्यूशन। फ़िलहाल हम HD लेके चलते हैं, ठीक है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे सोशल के हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह के लिए, कहीं के लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है, या फिर गेम डेवलपमेंट के लिए करना है। जैसे ही आप गेम पे सोशल मीडिया तक थे, तब तक आपके पास एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 था। लेकिन जैसे ही आप गेम के ऑप्शन पे आए, तो जैसे कि प्रीसेट्स बने हुए हैं, इसमें ऑटोमेटिक HTML5 आ गया, यानी कि कोडिंग वाली लैंग्वेज आ गई। तो ये स्क्रिप्टिंग है बेसिकली। जब आप एनिमेशन कर रहे हो तो उसके पीछे एक स्क्रिप्ट काम कर रही है, हर चीज़ के पीछे एक स्क्रिप्ट काम करती है। फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे एक स्क्रिप्ट चल रही है। माया यूज़ कर रहे हो, माया के पीछे स्क्रिप्ट चल रही है। सेम चीज़ इस सॉफ्टवेयर में भी स्क्रिप्टिंग चल रही है। तो यहाँ पे HTML5, जब हम गेमिंग के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं तो उसके बैकएंड में HTML5 की स्क्रिप्टिंग चलती है। वहीं नॉर्मल एनिमेशन करने होते तो एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 चल रही होती है। ओके, फिर से एजुकेशन वीडियोस HTML5 पे चल रहा है। एडवर्टीज़मेंट बनाने हैं, ये शायद ऑनलाइन वाले एडवर्टीज़मेंट की बात हो रही है, दैट्स वाई HTML5 चल रहा है। वेब में HTML5 यूज़ होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे ऑलरेडी, किस प्लेटफॉर्म के लिए आप बनाना चाह रहे हो, 4-5 प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं। नॉर्मल आते हैं, एक्शन 1280 720 एंड क्रिएट। इसमें ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, ये 3-4 चीज़ें लेकर के क्रिएट कर देना है। क्रिएट करोगे, आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगी आपको चीज़ें समझने में, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, शायद वर्ज़न 2020 में और 2019 में, ठीक है। ये 2021 है, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसमें जैसा हमें चाहिए बेसिकली वैसा ही है। वरना क्या है, 2019 या फिर 2020 में
ये जो टूल बार है ये इस साइड आता है, 2019 में है शायद या 2020, दोनों में ये टूल बार आपको इस साइड देखने को मिलेगा। और बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमें आदत होती है यहाँ से टूल उठाने की, ना कि यहाँ से टूल उठाने की। तो आप खुद से ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ से उठा के ड्रैग, यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, ये सब कस्टमाइज़ हो सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है पहले ये देखते हैं। पहला सेम टूल्स जैसे कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं, टूल्स दे सकते हो, काफ़ी लिमिटेड है, कुछ इसके अंदर मिल जाएंगे। और कुछ टूल्स सेम ही होते हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो या फिर नॉर्मल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं, ये आपको टाइमलाइन मिल जाती है, इसको ड्रैग करके आप कर सकते हो। टाइमलाइन टूल्स, इस चीज़ को हम स्टेज कहते हैं। फोटोशॉप में कैनवास, इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड, एनिमेट में स्टेज। स्टेज यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही होती है या फिर आपका एनिमेशन चलने वाला होता है। टाइमलाइन जहाँ पे आप की फ्रेम सेट करते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड करते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है, की फ्रेम की या फिर लेयर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। फ्रेम, ऑब्जेक्ट टूल्स, ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे सभी को समझेंगे। लाइब्रेरी आपका ऑनलाइन भी होता है। सेकेंड, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स आप ला रहे हो तो वो डायरेक्ट आपकी लाइब्रेरी में ऐड होती हैं, ठीक है। एसेट्स, अगर आपने कोई एसेट की लोकेशन दे रखी है तो आपको एसेट्स देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट एसेट्स नहीं है आपके पास, बट ये हम यूज़ नहीं करने वाले। ओके, प्रॉपर्टीज़। देन कुछ एक्स्ट्रा पैनल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कलर हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया, अलाइन, इन्फो, मोशन प्रीसेट्स, ब्रश लाइब्रेरी एंड लेयर एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारी चीज़ें। ये अभी आपको नॉर्मल इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे पैनल्स यहाँ पे वर्कस्पेस दिए हुए हैं। अभी हमने एसेंशियल्स पे कर रखा है। बेसिक करोगे, सेम, कोई चेंजेस नहीं आए, अब आए, ठीक है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें से रिमूव हो गई। अगर आप करने वाले हो एनिमेशन तो एनिमेटर सेलेक्ट कर लो, उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको डिबगिंग सॉफ्टवेयर, वो जो कोडिंग से रिलेटेड था, आपको वो करना है तो आपको उस तरीके के पैनल्स मिल गए। डिबग कंट्रोल मिल गया, वेरिएबल्स हो गया, आउटपुट मिल गया, आपको वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। डिज़ाइनर, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो इस समय तो आपको जिस जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो मेन टूल्स और वो पैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हम एसेंशियल्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ये बेटर होता है, इसे ही ऑन रखना। स्टेज के वर्कस्पेस पैनल में आप देख सकते हो, पहला क्या है, सीन 1 दिख रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल सीन्स हैं तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, बट अभी सीन 1 है हमारे पास ओनली। टाइमलाइन के अंदर लेयर आ रही है, आप यहाँ से जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करके न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स आ गई। आप लेयर जब डिलीट करोगे, मान लो मैंने लेयर नंबर 10 पे ऐसे ये डिलीट क्लिक किया एंड न्यू लेयर क्रिएट किया, लेयर 10 नहीं आई, अब आई है लेयर 11, ओके। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Z, मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, मेरे पास लेयर 12 आई है, लेयर 9 10 11 नहीं आई। इस बात का खास ख्याल रखना। मैं सारी लेयर्स डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक डिलीट एंड न्यू लेयर, लेयर 13 से स्टार्ट हो गया। इसकी नेमिंग ही कुछ ऐसी चल रही होती है। टाइमलाइन में आपको फ्रेम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अभी हम 1 सेकेंड पे हैं तो हमें 24 है, यहाँ पे देखो 24 फ्रेम्स हैं। इसको आप जूम कर सकते हो, यहाँ से जूम इन, जूम आउट, जूम किया हमने तो देखोगे फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे एक 5 मार्क किया हुआ आ रहा है, फिर 6 7 8 9 10th पे एक मार्क कर रहा है। इस तरीके से 15 20 एंड देन 24 है यहाँ पे 25 से पहले, तो 24 पे 1 सेकेंड। सेम चीज़ 48 पे 2 सेकेंड, यानी कि 24 का डिफरेंस, ठीक है। और जितने भी 5 नंबर वाले फ्रेम्स हैं
ठीक है, 5-5 वाले, उस पर क्या है कि डार्क ग्रे टाइप, सॉरी लाइट ग्रे टाइप शो हो रहा है कलर। जो लेयर सिलेक्टेड होती है वो अभी ब्लू कलर में शो हो रही है कुछ इस तरीके से, सिलेक्टेड लेयर। जो आपका फ्रेम सिलेक्टेड होगा वो कुछ इस तरीके से ब्लू शो हो रहा होगा। जो फ्रेम एम्प्टी होगा, ये आप नोट करो, अब चीज़ें नोट करने वाली हैं, नोटबुक रख लो। जो फ्रेम एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी की फ्रेम, वहाँ पे एक सर्कल दिखेगा, बट सर्कल के अंदर कुछ भी फिल नहीं होगा। एक छोटा सा सर्कल देखने को मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे एक पहले लेयर बनाता हूँ एंड मैग्नीफायर। देखो यहाँ पे इस लेयर के इस फ्रेम पे आप देख सकते हो छोटा सा सर्कल बना हुआ है एंड सर्कल के अंदर कुछ भी फिल नहीं है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी की फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रे ग्रे शो हो रहा है, ये फ्रेम कहलाता है एम्प्टी फ्रेम। वो एम्प्टी की फ्रेम था, ये एम्प्टी फ्रेम है। ठीक है। अब मैं मैग्नीफायर हटाता हूँ। अगर इस फ्रेम पे मान लो मैं लेयर 1 पे, लेयर 13 डिलीट करते हैं, मैं लेयर 1 पे हूँ और इसके पहले फ्रेम पे हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ भी, मैं रैंडम ब्रश उठाया मैंने और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने मैग्नीफायर ऑन किया तो देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक आ गया, उस सर्कल के अंदर ब्लैक फिल हो गया, एक डॉट जैसा बन गया। ये इट मीन्स कि ये अब की फ्रेम है, इसको हम सिर्फ की फ्रेम कहेंगे। एम्प्टी की फ्रेम, की फ्रेम, ब्लैंक की फ्रेम, ठीक है। और जहाँ पे भी ये इस तरीके से ब्लैक होगा, ठीक है, की फ्रेम तो ये भी है, बस क्या ये ब्लैंक है, ऐसा नहीं ये की फ्रेम नहीं है, ये ब्लैंक की फ्रेम है। बट जहाँ पे इस तरीके से ब्लैक फिल होगा, इसका मतलब इस फ्रेम के अंदर आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट, हल्का सा डॉट भी हो सकता है, वो यहाँ पे स्टेज पे हल्का सा डॉट भी अवेलेबल हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है इस फ्रेम के अंदर। देखते हैं, ये चीज़ थी इसमें। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो देखो यहाँ पे, यहाँ से वो चीज़ हट गई और ये वापस से ब्लैंक हो गया। तो ये बेस्ट तरीका है पहचानने का कि आपकी लेयर के अंदर कुछ है कि नहीं है, ठीक है। इसे हम यहाँ से पहचान सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें, लाइक हमने कंट्रोल Z किया, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इस की फ्रेम पे रहूँ तो मेरे पास ये देखने को मिल रहा है। मैं अगले फ्रेम पे आया तो वो गायब हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। और अगर यहाँ कुछ होता ही नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर की फ्रेम, खाली हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लियर कर दिया था। अभी क्या हुआ, आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। पहले पे इसको भी हटा देते, चलो खाली है। पहले हमने एक फ्रेम डाला था और उस पर हमने कुछ ड्रॉ किया, तो इस तरीके से आपको ब्लैक ये मिल गया। मैं सेकंड पे आया, सेकंड पे भी वैसे तो आएगा नहीं, बट सेकंड पे आया और मैंने एक राइट क्लिक करके, इस पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, मैंने ये क्लिक किया, ओके, एक की फ्रेम आ गया ब्लैंक। पहले वाले पे कुछ सब्जेक्ट है, सेकंड पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी की फ्रेम पे रहूँ, ठीक है, एंड मैं कर दूँ F6, ठीक है। F6 से क्या हुआ, जो ये पिछला फ्रेम था जिस पे मैं था, ठीक है, वो चीज़ डुप्लीकेट होके नए फ्रेम पे चला गया। यानी कि ऑब्वियसली कुछ नहीं था तो सिंपल ब्लैक की फ्रेम डुप्लीकेट होके आ गया। मैं यहाँ आ गया और मैंने किया F6, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा अभी, क्योंकि यहाँ पे पहले से ब्लैंक की फ्रेम प्रेजेंट था। अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ और मैं यहाँ पे आया और मैंने प्रेस किया F6, तो देखोगे ये वाला की फ्रेम जिस पे कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल था, सेम की फ्रेम नेक्स्ट लेयर पे भी आ गया, नेक्स्ट फ्रेम पे आ गया, एंड यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ F6, नॉट यहाँ, अभी यहाँ सेलेक्ट रहेगा F6 तब भी आएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर F6 प्रेस करता हूँ, तब भी वो पिछला वाला की फ्रेम
आगे आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मतलब F6 से फ्रेम क्रिएट हो रहे हैं अपने, की फ्रेम क्रिएट हो रहे हैं। की फ्रेम क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, F6, ठीक है, शॉर्टकट है। या फिर आप राइट क्लिक करो, इंसर्ट की फ्रेम, तब भी आ जाएगा। पर यहाँ जाओगे, इंसर्ट की फ्रेम करोगे, तब भी आएगा। इस तरीके से आप की फ्रेम्स लगा सकते हो और वही ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ F5, इस बार मैं प्रेस कर रहा हूँ F5, तो इस बार आपको कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिली। क्या कि यहाँ पे ये डॉट नहीं आया, डॉट नहीं आया है, लेकिन तब भी ये वाली चीज़ इस वाले फ्रेम में आ रही है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, F5 से क्या होता है, ये चीज़, ये जो अगला फ्रेम है, ये पिछले फ्रेम का डुप्लीकेट है, इस फ्रेम का डुप्लीकेट है, और ये इस फ्रेम की, ये जो की फ्रेम है, इसका एंड फ्रेम है। जहाँ पे ये छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल होगा, इट मीन्स कि ये अपने की फ्रेम, जो इसका की फ्रेम था, उसका एंडिंग फ्रेम है। वापस से समझते हैं कैसे। इफ़ मैं यहाँ पे रह के एक बार और F5 प्रेस करूँगा, ठीक है, तो अभी भी क्या हुआ, एक की फ्रेम है, इसको फॉलो करता हुआ एक और फ्रेम है, और इसको फॉलो करता हुआ एक और फ्रेम है। ये दोनों फ्रेम्स, पहला दूसरा, ये दोनों इस फ्रेम की कॉपीज़ हैं, ठीक है। और इस फ्रेम का ये वाला फ्रेम एंड फ्रेम है, जिस पे ये मार्क होगा वो अपने की फ्रेम का एंड फ्रेम होगा। इफ़ मैं यहाँ पे एक और F5 प्रेस करता हूँ, तो 1 2 3, ये तीनों अपने की फ्रेम की कॉपीज़ हैं, एंड ये फ्रेम अपने की फ्रेम का एंड फ्रेम है। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं। मैं इस फ्रेम पे हूँ, फ्रेम नंबर 3 यहाँ पे दिखा रहा है, थर्ड फ्रेम पे हूँ। मैंने यहाँ से इतना पार्ट डिलीट कर दिया और यहाँ से इतना पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। सपोज़ कैसे हो रहा है मैं बताऊँगा, बट मैंने डिलीट कर दिया इस फ्रेम से, की फ्रेम से। इससे अगले वाले की फ्रेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो, पिछले वाले में डिलीट हो गया था, बट इसको फ़र्क नहीं पड़ा। की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम अपने पास एक प्रॉपर्टी रखता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है। आप उसमें चेंजेस करोगे, ठीक है, तो जो दूसरा वाला की फ्रेम है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले वाला की फ्रेम ये था, इसमें चेंजेस करे, सेकंड वाले की फ्रेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो फ्रेम्स हैं, ये जो फ्रेम्स हैं, ये फ्रेम्स अपने की फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं। ये पेरेंट है टाइप ऑफ। अगर आप पेरेंट में ही छेड़छाड़ कर दोगे, मैंने यहाँ पे डिलीट किया और यहाँ पे डिलीट किया, इवन और डिलीट कर देते हैं। मैंने इस की फ्रेम से इतने सारे पार्ट डिलीट कर दिए, राइट। तो हुआ क्या, मेरे हर फ्रेम से गायब हो गए। इनमें गायब नहीं हुए, लेकिन हाँ, इस की फ्रेम को जो फॉलो कर रहे थे फ्रेम्स, उनमें से गायब हो गए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा यहाँ पे, मैंने कहा था स्टार्टिंग क्लास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा। बताओ सर वापस से समझा देगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत कन्फ्यूजन होगा ना, हाँ। की फ्रेम्स, ब्लैंक की फ्रेम्स एंड ऑल। ये 2-3 क्लासेस लगेंगी, कंटिन्यू हम करेंगे, देन हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन रहता है सीरियसली बस, और यही चीज़ें समझनी है, आप एनिमेट सीख जाओगे। स्टार्टिंग की यही चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। वापस से देखते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एनिमेट खुलता है तो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अभी तो सब क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि एक भी फ्रेम्स नहीं है। ये स्लाइडर आगे नहीं जा सकता अभी। यहाँ पे पहली चीज़ क्रिएट होगी, मान लो देखो आप, जब तक कोई फ्रेम नहीं है, एक भी फ्रेम नहीं है यहाँ पे, तब खाली है। जब तक कुछ भी नहीं है तब तक आप F5 दबाओ, ठीक है, तब भी एक ब्लैंक की फ्रेम आएगा। Ctrl Z करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने F6 प्रेस किया, तब भी एक ब्लैंक की फ्रेम आया, Ctrl Z। मैंने F7 प्रेस किया, तब भी एक ब्लैंक की फ्रेम आया, Ctrl Z। और मैंने यहाँ पे ठीक है F5 F6 F7, ठीक है, तीनों हो गए। मैंने तीनों बटन प्रेस किए, तब भी क्या आया, मेरे पास एक ब्लैंक की फ्रेम आया, राइट। मैं शिफ्ट F5 प्रेस करूँगा, कुछ नहीं आएगा, और शिफ्ट F6 प्रेस करूँगा, अभी भी कुछ नहीं आएगा, और शिफ्ट F7 प्रेस करूँगा, तब भी कुछ नहीं आएगा। क्यों? शिफ्ट क्या होता है, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए होता है।
जो आपने फ्रेम लगाया होता है उस फ्रेम को रिमूव करने के लिए। ये सारे नोट कर लो और प्रैक्टिस करना प्लीज़। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना इस चीज़ की प्रैक्टिस करना घर पे डाउनलोड कर लो एनिमेट सॉफ्टवेयर और कोशिश करो उसमें ना की फ्रेम लगाने की, हटाने की। अपने आप तभी समझ आएगा इसी से, वरना कन्फ्यूज़न में रहोगे हमेशा। ठीक है, अभी क्या किया हमने, फर्स्ट फ्रेम पे आए तो पहला की फ्रेम लगाने के लिए ब्लैंक की फ्रेम आप कोई भी की यूज़ कर सकते हो, F5, F6, F7, क्योंकि एक ब्लैंक की फ्रेम आना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, हम पहले फ्रेम पे रहते हैं और कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम नहीं, F6 एक ब्लैंक की फ्रेम आ गया, अब ड्रॉ करना है। वो ब्लैंक की फ्रेम फिल हो गया, यहाँ तक क्लियर है? उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट है? यस सर। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब अगर इस की फ्रेम को मैं F6 प्रेस करता हूँ या फिर राइट क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे कन्वर्ट टू की फ्रेम लिखा है, या फिर इंसर्ट फ्रेम तो नहीं करेंगे अभी, इंसर्ट की फ्रेम, दोनों में से कुछ एक करता हूँ। तो मैं F6 प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, वही फ्रेम डुप्लीकेट होके नए फ्रेम पे गया, सेम फ्रेम। लेकिन ये की फ्रेम है, की फ्रेम क्या होता है, मैंने कहा उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है। मतलब मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेता हूँ और सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ इतना पार्ट, और यहाँ से सिलेक्ट करके इतना पार्ट डिलीट करता हूँ, तो अगले वाले की फ्रेम में फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो की फ्रेम है। की, अब याद रखो इस चीज़ को, जब आप किसी की फ्रेम में चेंजेस करते हो, ठीक है, तो उससे किसी सेकेंडरी की फ्रेम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस की फ्रेम को कुछ फ्रेम्स फॉलो कर रहे होंगे, कैसे? मैं इस की फ्रेम पे हूँ, फिर मैंने F5 प्रेस किया, F5 से लगता है फ्रेम, इंसर्ट फ्रेम, या फिर राइट क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये रहा इंसर्ट फ्रेम, इंसर्ट फ्रेम। यहाँ पे ये फ्रेम इंसर्ट हुआ है, ना कि की फ्रेम। दोनों में डिफरेंस है। की फ्रेम के पास अपनी प्रॉपर्टीज़, फ्रेम के पास उसके की फ्रेम की प्रॉपर्टीज़, इसके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको और कैसे सिंपल वे में समझाऊँ मैं? सर हाँ, अगर ये फोटोशॉप का लेयर रहता तो आप इसे कैसे समझा सकते हैं? फोटोशॉप का ले रहा था, ठीक है। वैसे तो ये सबसे पता है, ये सबसे सिंपल मेथड समझा रहा हूँ मैं समझाने का ना, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, आप ये, हाँ ये आप इसको एक, नहीं मैं इसको एक और तरीके से समझ सकता हूँ। ये समझ लो कि ये जो ड्राइंग है ये हमें 5-6 फ्रेम तक दिखानी है। मान लो मुझे 5वें फ्रेम तक दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक की फ्रेम लगाऊंगा तो नहीं दिखेगी। तो मुझे इस सेम ड्राइंग को आगे तक बढ़ाना है, सेम ड्राइंग जो इस की फ्रेम पे थी, या इस फ्रेम को स्टॉप कर देना है वहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा, तो मेरी यही ड्राइंग जो इस की फ्रेम पे थी ये 4 फ्रेम तक दिख रही है, मतलब 3 फ्रेम तक, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों तक दिख रही है, और ये दोनों इसके डुप्लीकेट्स हैं। कभी मोकअप बनाया फोटोशॉप में? मोकअप डिज़ाइन किया है किसी ने? हाँ जी सर। मैं डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने उठा के एंड उस पर प्लेस करने की बात नहीं की, मैंने मोकअप डिज़ाइनिंग की बात की। नहीं 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 बनाया? नहीं तो सर। मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट फोटोशॉप में क्लियर करता हूँ, फिर एनिमेट में क्लियर होगा, शायद थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा ये। लेकिन वहाँ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ तो फिर अभी कन्फ्यूज़न 2-3 दिन में लेकिन क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। शुरुआती दिनों में बड़ा करना, मैंने पहले ही बताया था बड़ा कन्फ्यूज़न देता है ये। इससे पिछले बैच में जो थे 2 क्लासेस में, उनको भी समझाने में टाइम लग गया। ठीक है, फोटोशॉप में आए, न्यू, क्रिएट। क्या होता है ना, मोकअप का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। आप कोई भी इमेज लेके आते हो और वाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, एक इमेज लेके आए, ओके, ये माउस वाली इमेज ले आते हैं, फोटोशॉप में लाए एंड ड्रैग किया। जब हम फोटोशॉप में कोई इमेज ड्रैग कर रहे होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, यहाँ पे कोई भी एक आइकन नहीं दिख रहा होता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं छोटा सा आइकन आ जाता है, ये आइकन स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आप Ctrl+T करके इसको कैसे भी ऐसे फोल्ड वगैरह कर देते हो,
ठीक है, ऐसे कुछ भी कर देते हो इसके साथ एडिटिंग मान लो, ठीक है, ये आपने कर दिया। लेकिन क्या है, अभी भी ये इमेज ख़राब नहीं हुई है, इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी इसके पास प्रेजेंट रहती है। कैसे? जैसे ही आप इसके थंबनेल पे डबल क्लिक करते हो, डबल क्लिक, ओके, ये एक अलग लेयर पे जाके खुलता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती। तभी हम कहते हैं कि अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, ताकि उसकी ओरिजिनल इमेज आपके पास रहे। एंड ये सिर्फ एक चेंजेस, तभी कहता है कि इसको इरेज नहीं कर सकते एंड ऑल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है, यहाँ पे खुल जाती है। अब एक काम करो, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे जाएं एंड न्यू लेयर लूँ मैं, ब्रश टूल एंड समथिंग ड्रॉ कर दूँ एंड कंट्रोल एस कर दूँ, ओके, यहाँ पे आ गया। वेट, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, कंट्रोल, अच्छा ठीक है, ये फ्लैटन करने को कह रहा है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करते हैं, एक नई लेयर लेते हैं, इस इमेज को लाते हैं, फोटोशॉप में ड्रैग करते हैं, नया कॉन्सेप्ट, और एंटर, इसको पहले रेस्टराइज कर लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर नहीं करते, क्या कर सकते हैं इसके साथ, लेयर पे जाके फ़ायदा नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो ठीक है। एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, PSB एक फ़ाइल बनाते हैं इस फ़ोटो की, फ़ोटोशॉप में लाओ, यहाँ पे रखा, फाइल पे गए, सेव एज़, कंट्रोल शिफ्ट एस, एंड यहाँ पे सेव कर दिया PSB फॉर्मेट, दिस वन, लार्ज फाइल फॉर्मेट, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। जैसे आपको मॉकअप मिलता है, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है, एक नई चीज़ भी सीख जाओगे आप। तो ये PSB हमारी सेव हो गई, इसको हटा दिया, एंड यहाँ पे ये PSB फाइल फ़ोटोशॉप में लाके इसके अंदर प्लेस कर दी। तो इस तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गई और एक PSB फाइल है। अब आपने क्या किया, इसको कुछ पर्सपेक्टिव में प्लेस कर दिया। मैं चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या देखने को मिलता है आपको। जब आपने ये इस तरीके से कर दिया, देन भी यहाँ पे आए और इस फाइल पे डबल टैप किया, ब्रश टूल, आपने ब्रश चलाया, नॉट इस पे, नई लेयर पे, एंड कंट्रोल एस, ओके। तो आपको ये चेंजेस यहाँ देखने को मिले। यही चीज़ होता है मोकअप में, जब आप एक मोकअप उठा के लाते हो तो आप यहाँ पे लिखा होता है एडिट मी या फिर कुछ भी लिखा होता है, आप उस पर डबल टैप करते हो एंड वहाँ पे जाके कोई अपना लोगो या कुछ भी प्लेस करते हो। जब इसको सेव करते हो तो यहाँ पे जाके वो प्लेस हो जाता है ना, यही चीज़ होती है। तो मोकअप कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लेयर जो है, ये लेयर अपनी इस ओरिजिनल लेयर से लिंक है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे, ठीक है, सेव किया, आपको वो यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चाहे इसकी जितनी भी कॉपीज़ कर दो, मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया, मैंने इसको हाइड कर दिया। मैं क्या सोचूंगा कि नहीं यार, ये मैंने तो 3 फ्रेम बनाए हैं, ये 3 फ्रेम, वो 3 फ्रेम है जो एनिमेट में, समझो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और मैंने इसको हाइड कर दिया और कंट्रोल एस किया। आपको चेंजेस तब भी देखने को मिले, देखो सब में से हट गया, तीनों लेयर से। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास एक मेन फ्रेम है, एक मेन फाइल है, और ये सारी फाइल्स आपकी डुप्लीकेट फाइल्स है। कंट्रोल जे करके आप इसकी कितनी भी कॉपीज़ कर लो, लेकिन अगर आप मेन फाइल में चेंजेस कर दोगे, कंट्रोल एस, सेव नहीं आती, मैं इसकी मेन फाइल में चेंजेस कर दूँ, मैं एक टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। सर ये वाला काम वहाँ पे F5 से हो रहा है ना? हाँ, वहाँ पे जो फ्रेम हम लेयर डुप्लीकेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो लेयर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ F5 कर रहा है। पेरेंट मतलब पेरेंट इंसर्ट फ्रेम है काइंड ऑफ। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड, अब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड जो है यहाँ पे, अब मैंने इसमें चेंजेस किए, कंट्रोल एस किया मेन फ्रेम में, यानी कि की फ्रेम में, ये की फ्रेम है आपका, मैंने की फ्रेम में चेंजेस किए, आपके सभी फ्रेम में चेंजेस इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसको ऐड करता हूँ, इसके नीचे वाले में भी देखने को मिल रहा है, इसको ऐड किया, इसके नीचे वाले में भी। तो बेसिकली सभी फ्रेम्स में चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैंने चेंज किया है की फ्रेम में, सेम चीज़ एनिमेट में है, अगर मैंने इसमें चेंज किया, मैंने यहाँ पे आके एक टेक्स्ट लिख दिया इस वन की फ्रेम में, ठीक है, इसको थोड़ा सा
कुछ भी लिख दो, ये छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया है। ओके, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। मैं सेकंड फ्रेम में आऊँगा तो मुझे यहाँ भी टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, मैं थर्ड फ्रेम में आऊँगा तो यहाँ भी टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। बट हाँ, पिछले वाले की फ्रेम में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये अकेला ही एक अलग प्रॉपर्टी लेके बैठा है। सेकेंड चीज़, आप अगर पेरेंट में चेंज कर रहे हो यानी कि की फ्रेम में चेंज कर रहे हो तो आपके सभी फ्रेम्स में चेंज हो रहे हैं, राइट। पेरेंट अलाउ करता है अगर मेरे में कोई चेंजेस होंगे तो चाइल्ड में चेंजेस होंगे, लेकिन अगर हम किसी फ्रेम में ही चेंजेस कर दें, मैं क्या सोच के बैठा हूँ। और ये चीज़ ना देखो, ये जो छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल दिखता है इसमें की फ्रेम के बाद जो सबसे लास्ट वाले फ्रेम में, वो कहलाता है आपका एंड फ्रेम, अपने की फ्रेम का एंड फ्रेम, मतलब इस वाले की फ्रेम का एंड फ्रेम है ये। अगर मैं यहाँ बीच में F5 और लगा दूँ तो अभी इसके बीच में एक दो फ्रेम है और ये तीसरा वाला इस की फ्रेम का एंड फ्रेम है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं F6 करता हूँ तो इसके पिछले फॉलो का एक की फ्रेम लग जाएगा। अब फिर से की फ्रेम लग गया। अब अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, मैं ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, डिलीट, टेक्स्ट हटाना है ओनली, टेक्स्ट हटा दिया, डिलीट, है ना। तो इन सभी फ्रेम से टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया था तो यहाँ वो शो होगा। यहाँ तक शो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो तीनों फ्रेम थे ये इसके फॉलोअर्स थे, इसको फॉलो कर रहे थे, बट ये किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, इसने अपने पास रख रखा है। मैं इससे ज़्यादा आज नहीं पढ़ाऊँगा। आप ये 4-5 चीज़ें जो की फ्रेम, ब्लैंक की फ्रेम, फ्रेम एक्सटेंड, इतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पर, इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बेसिकली इसका ये यूज़ होगा ना कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है एंड वो कॉन्टीन्यूसली फ्रेम वाइज चल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाकी की फ्रेम्स में भी चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको चेंजेस करने हैं तो फिर आप इसको की फ्रेम में कन्वर्ट करो। F6 की फ्रेम में कन्वर्ट किया बीच के की फ्रेम को, इसीलिए अभी नहीं बता रहा, ये सब मत ध्यान देना, ठीक है। बट बीच के की फ्रेम में ऐसे चेंजेस करो। फिर प्रॉब्लम ये आएगी, अब अगर यहाँ पे चेंजेस कुछ कर दोगे तो अगला की फ्रेम जो है इसको, अगला फ्रेम जो है इस वाले को फॉलो करेगा, क्योंकि अब ये वाला फ्रेम जो है इसका फॉलोवर बन चुका है। तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, एक साथ नहीं होंगे। और कुछ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से धीरे धीरे क्लियर हो। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं कि क्या क्या है। सर हमें की फ्रेम के आगे एक ब्लैंक की फ्रेम लगाना है, कैसे लगाएंगे? F5। अच्छा, ब्लैंक की फ्रेम लगाना है F7। लाइक ये की फ्रेम था, F6 है, मैंने कुछ ड्रॉ किया, यहाँ पे मुझे लगाना है, मैंने F7 प्रेस कर दिया, ठीक है। मुझे ये हटाना है, शिफ्ट F5, फ्रेम हट गया पूरा का पूरा। मुझे इसको भी हटाना है, शिफ्ट F5। नहीं, सिलेक्ट कर लो। देखो पहला फ्रेम F6 मेरे पास ये फ्रेम है, इसमें की फ्रेम है, ठीक है, सब्जेक्ट है कुछ। सेकंड वाला आपको चाहिए तो आप F7 प्रेस करो, डायरेक्ट भी चला जाएगा। हाँ, आपको उससे हो सकता है, लेकिन हाँ मैं ये सब बाद में बताऊंगा। एरो कीज जो देखो M के साइड में होता है ना, M के साइड में जो दो ऐसे एरो होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स हाँ कह सकते हैं, ठीक है, तो उनको आप यूज़ करके राइट लेफ्ट ऐसे जा सकते हो, ठीक है। अभी रुको, कोई जाएगा नहीं, फिर एब्सेंट लग जाएगी कामों का। 41 हो गए, 43 थे, दो तो पहले गायब हो गए।